Hello everybody, welcome to my channel. This is Professor Ivneet. So today I am going to teach you performance of contract. ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर आता है. इससे पहले भी मैंने बिजनेस लॉ की बहुत सी वीडियोस बनाई हैं. अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट्स में दे दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन द लॉ रिगार्डिंग द पर्सन बाय whom द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड, या फिर ये क्वेश्चन आता है टेंडर इज एन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, टेंडर एक अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, एक्सप्लेन करिए, या फिर टेंडर क्या होता है, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड टेंडर, और क्या इफेक्ट होता है रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट अ टेंडर. तो इन क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा. ओके तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. कब कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया? परफॉर्मेंस का मतलब होता है किसी चीज को निभाना. ठीक है, तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टेक्स प्लेस व्हेन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन अराइजिंग अंडर इट with the time and in the manner prescribed in the contract. परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम तब कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया है जब जो पार्टीज होती हैं, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मींस जिन पार्टीज ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट करा है, अगर वो अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर देती हैं. ऑब्लिगेशन का मतलब होता है अपनी जिम्मेदारी को. ठीक है, तो उस केस में हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया. लेकिन उनको अपनी ऑब्लिगेशन उस टाइम के अंदर परफॉर्म करनी होती है जो टाइम उन्होंने पहले डिसाइड करा कि कॉन्ट्रैक्ट करते समय, और उसी मैनर में उनको परफॉर्म करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट को, जो कि मैनर उन्होंने पहले से डिसाइड करा. मैनर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पेमेंट जो है मैं चेक में लूंगा. ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा और ए ने बोला कि मैं आपको अपने गुड्स सेल करूंगा लेकिन पेमेंट मुझे चेक में चाहिए, और बी ने कहा ठीक है मैं चेक में पेमेंट कर दूंगा, पर ए ने बोला कि मुझे 1 महीने के अंदर अंदर गुड्स चाहिए. तो उसी टाइम के अंदर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करते हो तो तब हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारा परफॉर्म हो गया है. इसको हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. ओके, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन. सेक्शन 37 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि पार्टीज जो है वो या तो परफॉर्म करती है या फिर ऑफर करती है परफॉर्म करने के लिए अपनी ऑब्लिगेशंस को. ठीक है, ये आगे ज्यादा क्लियर होगा आपको. सेक्शन 37 मेक्स इट क्लियर दैट द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म्ड और फुलफिल्ड इन 2 वेज. कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2 तरीकों से फुलफिल किया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है. फर्स्ट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस, सेकंड इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, जिसको हम ऑफर भी बोलते हैं, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस भी बोलते हैं, सॉरी, और जिसको हम टेंडर भी बोलते हैं. तो किसी बुक में आपको अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस लिखा हुआ मिलेगा, किसी बुक में आपको टेंडर लिखा हुआ मिलेगा, और किसी बुक में आपको ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस लिखा हुआ मिलेगा. तो कंफ्यूज नहीं होना, इन तीनों का मतलब एक ही है. ठीक है, तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस. एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होता है? जब दोनों पार्टीज ने एक्चुअली अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा किया, उसे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस कहते हैं. व्हेन ईच पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज फुलफिल्ड हिज ऑब्लिगेशन, जब दोनों पार्टीज ने अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर दिया है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर दिया है जो कि उनको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर करनी थी, तो उसको हम एक्चुअल परफॉर्मेंस बोलते हैं. ये आपको एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा. फॉर एग्जाम्पल, ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हॉर्स टू बी फॉर ₹50,000. ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि वो उसे अपना घोड़ा 50,000 में सेल करेगा. इफ ए डिलीवर्स हिज हॉर्स टू बी एट एन अपॉइंटेड टाइम, अगर ए ने घोड़ा जो है वो अपॉइंटेड टाइम मीन्स जो टाइम पहले से उन्होंने डिसाइड कर रखा था, और उसने ए ने अपना घोड़ा जो है वो अपॉइंटेड टाइम पे बी को डिलीवर कर दिया, घोड़ा दे दिया, और बी ने घोड़े को एक्सेप्ट कर लिया और क्या करा, पेमेंट जो है वो ए को दे दी. तो यहाँ पे ए की ऑब्लिगेशन क्या थी कि उसको घोड़ा बी को देना था, उसने अपना हॉर्स बी को दे दिया, तो ए की अपनी ऑब्लिगेशन पूरी हो गई. और बी की ऑब्लिगेशन क्या थी कि उसको पेमेंट देनी थी ए को, तो बी ने जो है 50,000 ए को पे कर दिए, तो बी ने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी. तो यहाँ पे दोनों पार्टीज ने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी है, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, तो हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया. और कैसे परफॉर्म हुआ? एक्चुअल परफॉर्मेंस से परफॉर्म हुआ. ओके, नेक्स्ट इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस और टेंडर. Sometimes it so happens that the promisor offers to perform his obligation under the contract, but the promisee does not accept. कई बार क्या होता है कि promisor ने अभी एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करा, वो ऑफर देता है परफॉर्म करने का. ठीक है, वो दूसरी पार्टी को, प्रॉमिसी को बोलता है कि मैं अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करना चाह रहा हूं,
मैं करने वाला हूँ, बट जो प्रॉमिसी है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, इसको हम अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस बोलते हैं, या फिर हम टेंडर भी बोलते हैं, या फिर ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस भी बोलते हैं। ए टेंडर इज नॉट एन एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक टेंडर जो होता है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं होती है। इट इज ओनली अ प्रपोजल टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। ये एक प्रपोजल होता है। प्रपोजल किसकी तरफ से होता है? प्रॉमिसर की तरफ से होता है कि वो अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा करना चाह रहा है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। मीन्स ए बी को बोलता है कि मैं अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा करना चाह रहा हूं, तो उसे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपको। देखो, फॉर एग्जाम्पल, P promises to deliver 60 bags of wheat to B। P ने प्रॉमिस करा B को कि वो उसे 60 बैग्स व्हीट के देगा, गेहूं के देगा। P sends them to B at an appointed time। P ने B को अपॉइंटेड टाइम, मतलब जो टाइम पहले से डिसाइड हुआ था कॉन्ट्रैक्ट करते समय, उस टाइम पे P ने जो है व्हीट बी को सेंड कर दिया। और कब सेंड करा? ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। बिजनेस आवर्स होते हैं, जैसे किसी का बिजनेस आवर्स मीन्स 9 to 5 होते हैं, कि मतलब जो बिजनेस का टाइम पीरियड होता है, उसके बाद जो रात का टाइम होता है उसको बिजनेस आवर्स कम कंसिडर करते हैं। ठीक है, थ्रू द स्पेसिफाइड कैरियर। और कैरियर मीन्स ये भी पहले से डिसाइड हुआ था कि किस कैरियर के थ्रू गुड्स आएंगे। जैसे P और B ने जब व्हीट डिलीवरी करने की बात करी थी, आपस में कॉन्ट्रैक्ट करा था, तब इन दोनों ने पहले से डिसाइड कर लिया था कि इसी कैरियर के थ्रू, मीन्स बी ने बोला कि मुझे ट्रक के थ्रू ही गुड्स भेजना, तो स्पेसिफाइड कैरियर के थ्रू पी ने गुड्स बी को डिलीवर करे, और वो भी बिजनेस आवर्स में। ठीक है, बिजनेस टाइम पीरियड में। ऐसे नहीं कि रात को 2 बजे उसे गुड्स डिलीवर करे, ऐसा नहीं। बट क्या हुआ? बी ने रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज होता है मना करना, टू टेक द डिलीवरी ऑफ बैग्स। बी ने आगे से मना कर दिया, तो इसको हम कहेंगे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर ऑन द पार्ट ऑफ बी, क्योंकि पी ने अपनी तरफ से तो परफॉर्म करा ना कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको हम टेंडर बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ टेंडर। तो टेंडर, या फिर अगर आपको क्वेश्चन ये भी आता है ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, कितने टाइप की होती है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो वही है, इसका मतलब यही है। तो टेंडर, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, ये एक ही वर्ड है। तो टेंडर जो होता है वो हमारा 2 टाइप्स का होता है, टेंडर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और टेंडर ऑफ मनी। टेंडर ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज, वेयर द प्रॉमिसर ऑफर्स टू डिलीवर द गुड्स और सर्विसेज बट द प्रॉमिसी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द डिलीवरी। अगर प्रॉमिसर जो है प्रॉमिस करता है गुड्स को डिलीवर करने के दूसरी पार्टी को, किसको? प्रॉमिसी को, बट प्रॉमिसी मना कर देता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज की बात हो रही है, और प्रॉमिसी ने मना कर दिया कि वो डिलीवरी नहीं लेगा। तो अब उसके क्या इफेक्ट होंगे? फर्स्ट इज गुड्स और सर्विसेज नीड नॉट टू बी ऑफर्ड अगेन। अब प्रॉमिसर ने तो अपनी तरफ से उसे ऑफर दिया था कि मैं गुड्स जो है तुम्हें डिलीवर करना चाह रहा हूं, लेकिन प्रॉमिसी ने लेने से मना कर दिया। तो यहाँ पे जो प्रॉमिसर है, अब वो दोबारा गुड्स को ऑफर नहीं करेगा, मीन्स दोबारा गुड्स प्रॉमिसी को नहीं देने जाएगा, दोबारा डिलीवरी नहीं करेगा। इसका फर्स्ट इफेक्ट ये है। सेकेंड इज प्रॉमिसर में स्यू द प्रॉमिसी फॉर नॉन परफॉर्मेंस। और प्रॉमिसर जो है वो, स्यू का मतलब होता है कोर्ट में केस करना, तो वो प्रॉमिसी के अगेंस्ट केस कर सकता है कि भाई मैं तो गुड्स लेके आया लेकिन इसने गुड्स मुझसे नहीं लिए, तो अब इसने अपना जो प्रॉमिस है वो पूरा नहीं किया, इसने नॉन परफॉर्मेंस करा है, मीन्स अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करा, तो वो कहेगा कि मेरे को डैमेजेस दो, इसने अपने प्रॉमिस को तोड़ा है तो मुझे इस चीज के डैमेजेस दो, तो वो कोर्ट में उसे लेके जा सकता है। ठीक है, प्रॉमिसर इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी। जो प्रॉमिसर है वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है, मुक्त हो जाता है, मीन्स अब उसको दोबारा गुड्स नहीं लेके जाने प्रॉमिसी के पास। ठीक है, तो वो अपनी लाइबिलिटी से मुक्त हो जाता है। ये है हमारा टेंडर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो मैंने थर्ड क्वेश्चन स्टार्टिंग में बताया थे, जो क्वेश्चंस हैं उसमें थर्ड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, ये उसका आंसर इसमें मिलेगा आपको, कि क्या इफेक्ट होता है कि अगर प्रॉमिसी जो है वो गुड्स की डिलीवरी लेने से रिफ्यूज कर देता है, तो उसके इफेक्ट्स आप ऐसे इस फॉर्म में लिखोगे। ओके, नेक्स्ट इज टेंडर ऑफ मनी। अब मनी के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। वेयर द प्रॉमिसर ऑफर्स टू पे द अमाउंट बट प्रॉमिसी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट इट। पीछे वाले में हमने क्या करा था कि प्रॉमिसर ने गुड्स और सर्विसेज देने थे प्रॉमिसी को और उसने मना कर दिया था। इस केस में प्रॉमिसर ने पैसे देने हैं प्रॉमिसी को, लेकिन वो लेके गया पैसे, लेकिन प्रॉमिसी ने मना कर दिया उसे एक्सेप्ट करने से उस पैसों को। अब इसका क्या इफेक्ट होगा? अब
पिछले केस में हमने क्या पढ़ा था कि प्रॉमिसर अपनी लाइबिलिटी से मुक्त हो जाता है गुड्स और सर्विसेज के केस में, लेकिन मनी के केस में प्रॉमिसर अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ए ने बी को 10,000 रुपीज़ देने थे, ए लेके गया बी के पास और बी ने उससे पैसे लिए नहीं, मतलब एक्सेप्ट नहीं करे, तो अब ये नहीं है कि ए कहेगा कि अब तो मैं दूंगा ही नहीं, मेरी लाइबिलिटी खत्म हो चुकी है। नहीं, ए को अभी भी पैसे पे करने हैं बी को, ठीक है। लेकिन इसका सेकंड पॉइंट क्या है, देखो, प्रॉमिसर विल नॉट बी लाइबल टू पे द इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ वैलिड टेंडर। सपोज ए बी के पास जो है वो 1 अप्रैल को पैसे लेके गया, ठीक है, बी ने मना कर दिया पैसे लेने से, तो यहां पर अब ए जो है वो अपनी लाइबिलिटी से मुक्त नहीं होगा, अभी भी ए को बी को 10,000 रुपीज देने हैं। बट इसमें यह होगा कि अब 1 अप्रैल को वो लेके गया था, तो 1 अप्रैल के बाद जो है मींस वो पैसे 10,000 ही देगा, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। अगर बाद में भी वो पे करता है प्रॉमिसी को, तो 1 अप्रैल के बाद जितना भी टाइम पीरियड बाद वो पे कर पड़ेगा उसे। जैसे सपोज अप्रैल, अगर सपोज उसने जून में पे करे, ठीक है, पैसे, तो उस केस में 2 मंथ्स बाद पे करे, तो यहाँ पे प्रॉमिसर 2 मंथ्स का इंटरेस्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो तो 1 अप्रैल को 10,000 लेके गया था ना, तो ये तो प्रॉमिसी की गलती थी ना कि उसने एक्सेप्ट नहीं करा, तो प्रॉमिसर कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। जिस डेट को उसने टेंडर दिया था, मींस जिस डेट को उसने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस करी थी, उसके बाद से वो कोई भी जितना भी टाइम पीरियड होगा उस पर इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। बट ये है कि प्रॉमिसर अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट इज एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड टेंडर। एक वैलिड टेंडर होने के लिए क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे एलिमेंट्स भी आ सकता है आपको पेपर में कि एलिमेंट्स ऑफ वैलिड टेंडर लिखो, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ ए वैलिड टेंडर। तो ये सारे एक ही नाम है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि हमारी बुक में तो एसेंशियल ही था, ये कंडीशंस कहाँ से आ गई, ये सब कैसे आ गया, तो वही चीज़ें हैं, बस कंफ्यूज नहीं होना। तो क्या चीज़ें होना ज़रूरी है एक टेंडर को वैलिड होने के लिए, ये सेक्शन 38 में प्रिस्क्राइब किया गया है। ये सारे पॉइंट्स मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी कि टेंडर अनकंडीशनल होना चाहिए, होल क्वांटिटी का होना चाहिए, प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए, प्रॉपर पर्सन को होना चाहिए और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो हम ये एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज द टेंडर मस्ट बी अनकंडीशनल। टेंडर में कोई भी कंडीशन जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रॉमिसर ने अपनी कंडीशन ऐड कर दी कोई, ठीक है, तो टेंडर में कंडीशन नहीं होनी चाहिए कोई भी। मैं एग्जांपल से समझाऊंगी, ज्यादा क्लियर होगा। इफ द प्रॉमिसर मेक्स अ कंडीशनल ऑफर टू द ऑफ परफॉर्मेंस, अगर प्रॉमिसर कंडीशनल ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस देता है, इट इज नॉट डीम टू बी अ वैलिड टेंडर, तो हम उसको वैलिड टेंडर नहीं कहेंगे। एन ऑफर बिकम्स कंडीशनल, एक ऑफर कब कंडीशनल बनता है, व्हेन इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब वो जो टर्म्स डिसाइड हुई थी कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, अगर वो ऑफर उस तरीके का नहीं है, मींस ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब जैसी टर्म्स डिसाइड हुई थी उससे अगेंस्ट है या फिर उससे बाहर है या फिर कोई कंडीशन अटैच कर दी गई है, तो हम कहेंगे कि टेंडर अनकंडीशनल नहीं है और वो कंडीशनल हो चुका है। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, एक्स ऑफर्स टू सेल हिज हाउस टू वाई। एक्स ने एक एग्रीमेंट करा वाई के साथ कि वो अपना घर उसे बेचेगा, ठीक है, लेकिन जब परफॉर्मेंस करने की बारी आई, जब एक्स को सच्ची में अपना घर जब उसे बेचने की बारी आई वाई को, तब एक्स ने कंडीशन लगा दी। उसने कहा कि मैं अपना घर तुम्हें तभी बेचूंगा अगर तुम अपनी दुकान मुझे बेचोगे। तो ये कंडीशन पहले तो नहीं थी, लेकिन एक्स ने उस समय ऐड कर दी, तो यहाँ पे उसने टेंडर को क्या बना दिया, कंडीशनल बना दिया, तो फिर वो वैलिड हो गया, इनवैलिड हो गया, सॉरी, ठीक है। तो जो टेंडर है वो अनकंडीशनल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने उसमें कंडीशन लगा दी कि मैं ये तभी परफॉर्म करूंगा कॉन्ट्रैक्ट अगर तुम ये करोगे तो, ठीक है, तो वो अनकंडीशनल होना जरूरी है। नेक्स्ट इज द टेंडर मस्ट बी फॉर द होल क्वांटिटी और द होल ऑब्लिगेशन। टेंडर एक पार्ट के लिए नहीं होना चाहिए, इट शुड बी फॉर द होल ऑब्लिगेशन, पूरी उसके लिए होना चाहिए, पूरे गुड्स के लिए या पूरे अमाउंट के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसका कुछ ही हिस्सा पे कर रहे हो। एग्जाम्पल देखो, ए प्रोमिस टू पे ₹2,000 टू बी ऑन ए सर्टेन डेट। ए ने प्रॉमिस करा बी को कि वो 2,000 रुपये उसे किसी तारीख को देगा। जब वो तारीख आई, जब वो डेट आई, ए ऑफर्स टू पे हिम ₹1,500। ए जो है बी के पास सिर्फ 1,500 ही लेके गया, लेकिन देने उसको कितने थे, 2,000, तो वो 500 रुपये कम लेके गया। बी इज नॉट बाउंड बाय लॉ टू एक्सेप्ट एज ऑफर। अब बी जो है लॉ की तरफ से बाउंड नहीं है, वो ए को मना कर सकता है कि मैं 1,500 नहीं लूंगा, मेरे तो 2,000 लेने थे, तो 2,000 लेके आओ, ठीक है। क्यों वो मना कर सकता है, बिकॉज इट इज नॉट द टोटल परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस, क्योंकि ए जो है वो
टोटल परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, वो सिर्फ एक पार्ट की परफॉर्मेंस दे रहा है, वो सिर्फ 1500 दे रहा है जबकि उसे देने 2000 थे। तो टेंडर होल क्वांटिटी, होल मतलब पूरी क्वांटिटी का या पूरी ऑब्लिगेशन का होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप उसका कुछ हिस्सा ही दे रहे हो, तो फिर दूसरी पार्टी तो ऑब्वियसली मना करेगी ही करेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज टेंडर मस्ट बी मेड एट द प्रॉपर टाइम एंड ए प्लेस। टेंडर जो है वो प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस में ही होना चाहिए। अब ये प्रॉपर टाइम क्या होता है? हर जगह लॉ में लिखा होता है प्रॉपर टाइम प्रॉपर प्लेस। ये होता क्या है? इट इज़ दैट स्टिपुलेटेड टाइम एंड प्लेस विच इज़ गिवन इन द एग्रीमेंट। ये वो टाइम और प्लेस होती है जो एग्रीमेंट में आपने पहले से ही डिसाइड कर रखी है। जैसे ए और बी ने कोई एग्रीमेंट करा, ठीक है, तो उन्होंने उसी समय डिसाइड कर लिया कि मेरे को गुड्स 2 महीने के अंदर अंदर चाहिए और इस जगह पे चाहिए। तो अगर आपने ये चीज़ पहले से डिसाइड कर ली और इसको एग्रीमेंट में लिख दिया तो ये हो गया हमारा प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस, मीन्स जो स्टिपुलेटेड टाइम है। बट इफ द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज अ टाइम एंड प्लेस, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई टाइम और प्लेस लिखा गया तो टेंडर उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो उसको उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करा हुआ होना चाहिए एट ए स्पेसिफाइड टाइम एंड प्लेस। लेकिन कई बार क्या होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि 2 पार्टीज हमेशा ही टाइम और प्लेस स्पेसिफाई करें। अगर पार्टीज ने कोई भी टाइम या प्लेस स्पेसिफाई नहीं करा है तो क्या होगा फिर उस केस में? द ऑफर शुड बी मेड ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। ठीक है, तो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस जो है मतलब वो एग्रीमेंट को परफॉर्म कब कहाँ पे करा जाएगा? वर्किंग आवर्स में ही करा जाएगा। जो वर्किंग आवर होते हैं वैसे ज़्यादातर 9 बजे से 5 बजे मतलब दिन में ही होंगे। ठीक है, एट द प्रोमिसीज बिजनेस एड्रेस। और प्लेस कौन सी होगी? प्रोमिसी का जो बिजनेस एड्रेस है, जहाँ पे उसकी फैक्ट्री है या फिर जहाँ पे भी उसका बिजनेस का एड्रेस है, वो वहाँ पे परफॉर्म होगा अगर कुछ भी मेंशन नहीं है। लेकिन अगर एग्रीमेंट में पहले से आपने जगह और टाइम लिख दिया तो फिर तो वो वैसे ही होगा। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा तो वर्किंग आवर्स में होगा और बिजनेस एड्रेस पे होगा। ये चीज़ जो है वो लॉ में हर चीज में लागू होती है। ओके, नेक्स्ट इज रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। द टेंडर मस्ट गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू द प्रोमिसी ऑफ असर्टेनिंग। असर्टेनिंग होता है मतलब होता है चेक करना, दैट द गुड्स ऑफर्ड आर द सेम एज द प्रोमिसर इज बाउंड टू डिलीवर। ठीक है, तो टेंडर इस तरीके का होना चाहिए कि वो प्रोमिसी जिसको आप गुड्स भेज रहे हो उसको अपॉर्चुनिटी दे, उसको रीजनेबल मतलब उसको पूरा मौका मिलना चाहिए ताकि वो गुड्स जो उसके पास आए हैं वो उनको पूरे से चेक कर सके कि क्या ये वही गुड्स हैं जो मैंने ऑर्डर करे थे। मींस उसको मौका मिलना चाहिए कि वो गुड्स को चेक कर सके कि कहीं गुड्स ऐसे तो नहीं है कि मैंने ऑर्डर कुछ और करा था और आ कुछ और गए। तो उसे पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो गुड्स को चेक कर सके। कौन? प्रोमिसी चेक कर सके। ओके, नेक्स्ट इज द टेंडर मस्ट बी मेड टू प्रॉपर पर्सन। जो टेंडर है वो प्रॉपर पर्सन को ही करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप गुड्स की परफॉर्मेंस किसी और को दे रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, जिसके साथ आपने एग्रीमेंट करा आप उसी को तो दोगे ना। तो टेंडर मस्ट बी मेड टू द प्रोमिसी। तो टेंडर जो है वो प्रोमिसी को ही देना चाहिए या फिर उसके ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट। तो कई बार क्या होता है, प्रोमिसी बहुत बिजी पर्सन होता है, उसने अपना एक एजेंट अपॉइंट करा हुआ होता है, तो वो कहता है कि तो मेरे बिहाफ पे आप मेरे गुड्स इसको दे दो। ठीक है, तो टेंडर या तो प्रोमिसी को होना चाहिए या फिर उसके ऑथराइज्ड एजेंट को होना चाहिए इन केस ऑफ जॉइंट प्रोमिसी। लेकिन अगर जॉइंट प्रोमिसी है, जॉइंट प्रोमिसी का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा प्रोमिसीज हैं, जैसे 4 प्रोमिसीज हैं या 5 प्रोमिसीज हैं एक चीज़ की। मीन्स आपने गुड्स जो डिलीवर करने हैं वो 5 लोगों को डिलीवर करने हैं जो साथ ही में मतलब बिजनेस कर रहे हैं एक साथ ही। ठीक है, अ टेंडर मस्ट बी मेड टू वन ऑफ देम हैज़ द सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एज अ टेंडर टू ऑल ऑफ देम। तो उस केस में जो प्रोमिसर है वो गुड्स जो है वो किसी भी एक जॉइंट प्रोमिसी को दे देगा, तो उसका वही इफेक्ट होगा कि उसने सारे जॉइंट प्रोमिसी को दे दिया। मीन्स जब आप गुड्स एक ही को जाके दे दोगे तो इट मीन्स आपने सबको दे दिया, आपको हर एक को जाके देने की जरूरत नहीं है। अगर जॉइंट प्रोमिसीज हैं तो आप किसी एक को दे दो तो इट मीन्स आपने सबको दे दिया। ओके, नेक्स्ट इज इन केस ऑफ मनी टेंडर, द ऑफर मस्ट बी मेड बाय द डेटर और हिज रिप्रेजेंटेटिव। मनी टेंडर के केस में मीन्स जहाँ पे मनी इन्वॉल्व है, आपने पैसे देने हैं, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, तो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस कौन देगा? या तो डेटर देगा। डेटर कौन होता है? जिसने पैसे देने होते हैं। या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव देगा। रिप्रेजेंटेटिव तभी उसमें आता है, सीन में आता है अगर डेटर की डेथ हो जाती है पे करने से पहले, तभी हम रिप्रेजेंटेटिव वर्ड यूज करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है, चलो मैं आगे बताऊंगी इस चीज को, टू द क्रेडिटर और हिज रिप्रेजेंटेटिव एट द स्पेसिफाइड टाइम एंड ए प्लेस। ठीक है, तो वो किसको पे करेगा? क्रेडिटर को या फिर क्रेडिटर के रिप्रेजेंटेटिव को एट ए स्पेसिफाइड टाइम एंड ए प्लेस।
ठीक है, जो टाइम और प्लेस पहले से डिसाइड हुआ हुआ है उसी टाइम पे, एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स हैं आप वैसे ही उसे परफॉर्म कर रहे हो। द ऑफर शुड बी फॉर द टोटल अमाउंट इन द लीगल टेंडर मनी, तो जितने पैसे आपने देने थे आप पूरे उतने ही लेके गए हो, ऐसे नहीं कि आप पार्ट में दे रहे हो, मतलब कुछ हिस्सा दे रहे हो और जैसे 2000 देने थे तो आप सिर्फ 1000 ही दे रहे हो, तो ऐसे नहीं है, पूरे लेके गए हो। द पेमेंट कैन ऑल्सो बी मेड बाय चेक इफ द प्रोमिसी डिसाइड्स टू एक्सेप्ट इट, आप पेमेंट जो है वो चेक से भी पे कर सकते हो, लेकिन तभी अगर प्रोमिसी उसको एक्सेप्ट करता है। अगर प्रोमिसी मना कर देता है मुझे चेक से पेमेंट नहीं चाहिए, तो आप नहीं दे सकते अपनी मर्जी से, क्योंकि तो प्रोमिसी अगर एक्सेप्ट करता है तो आप चेक से भी पेमेंट दे सकते हो, अदरवाइज वो पेमेंट वैसे ही होगी जैसे आपने स्पेसिफाई करा था पहले एग्रीमेंट करते समय। ओके, नेक्स्ट इज बाय होम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट किसको परफॉर्म करना होता है, ठीक है, तो ये सेक्शन 40 से 45 के अंडर आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर। तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कौन कौन कर सकता है? फर्स्ट, सबसे पहली जिम्मेदारी होती है प्रॉमिसर, उसे परफॉर्म करता है, या फिर उसका एजेंट, या फिर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या थर्ड पार्टी भी परफॉर्म कर सकती है, या फिर जॉइंट प्रॉमिसर्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। हम एक एक करके मैं आपको ये बताऊंगी। फर्स्ट इज प्रॉमिसर। अब ये प्रॉमिसर कौन होता है? प्रॉमिसर इज अ पर्सन हु हैज मेड अ सर्टेन प्रॉमिस। प्रॉमिसर वो इंसान होता है जिसने प्रॉमिस करा है किसी को कुछ देने का, ठीक है। अब जनरल रूल ये कहता है कि इफ द प्रॉमिस इज ऑफ पर्सनल नेचर, अगर प्रॉमिस पर्सनल नेचर का है जिसमें पर्सनल स्किल प्रॉमिसर की जरूर रिक्वायर्ड है, मींस जिसमें प्रॉमिसर की पर्सनल स्किल की जरूरत है, तो उसको सिर्फ प्रॉमिसर खुद ही निभा सकता है। एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, जैसे कि ए को कॉन्फिडेंस है कि बी एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा पेंटर है। ए ने जाके कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया? बी के साथ किया, टू गेट अ पेंटिंग डन बाय बी फॉर ए सर्टेन प्राइस। ए ने कहा कि तुम मेरे लिए एक पेंटिंग बनाना इतने रुपए में। बी ने कहा ठीक है मैं बना दूंगा। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ बी ही परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, उसके अलावा कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, मींस पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। अब अगर सपोज अगर बी की डेथ हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से पहले, तो ऐसा नहीं है कि उसका बेटा उसकी जगह पे पेंटिंग करके ए को दे देगा, नहीं, क्योंकि इसमें पर्सनल स्किल की जरूरत है। जो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर के होते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिसर ही निभा सकता है, उसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिसर ही पूरा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर के नहीं होते उसे कोई और भी परफॉर्म कर सकता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, पर्सनल स्किल, इसको स्किप मत करना। नेक्स्ट इज एजेंट। इफ द प्रॉमिस मेड बाय द प्रॉमिसर इज नॉट ऑफ पर्सनल नेचर, अगर प्रॉमिस जो प्रॉमिसर ने किया है वो पर्सनल नेचर का नहीं है, जिस ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करा है जिसमें पर्सनल स्किल की जरूरत नहीं है, तो उसे प्रॉमिसर का एजेंट भी परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। एजेंट कौन होता है? जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है। तो यहाँ पे प्रॉमिसर ने एक एजेंट अपॉइंट कर रखा है अपना, किसी को भी, ठीक है, तो वो प्रॉमिसर के बिहाफ पे ही काम कर रहा है, उसकी जगह पे ही काम कर रहा है। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का नहीं है तो उसे एजेंट भी परफॉर्म कर सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, इफ ए प्रोमिसेस टू गिव अ सम ऑफ मनी टू बी, ए ने प्रॉमिस करा बी को कि वो उसे कुछ पैसे देगा। इट इज नॉट एसेंशियल, ये जरूरी नहीं है कि अब ए खुद पर्सनली आके ही बी को पैसे देगा, वो किसी अपने एजेंट को भी कह सकता है कि तुम मेरी जगह पे ये पैसे उसको पहुंचा देना बी को। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का नहीं है, तो पैसे तो कोई भी दे सकता है, जरूरी नहीं है ए को खुद आना। लेकिन अगर जैसे सिंगिंग का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उस केस में आप दूसरे पर्सन को नहीं कह सकते हो कि मींस वो कॉन्ट्रैक्ट आपको खुद ही परफॉर्म करना पड़ता है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर के नहीं होते हैं वो एजेंट भी परफॉर्म कर सकता है प्रॉमिसर के लिए। नेक्स्ट इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो पर्सन होता है, जैसे कि ये सीन में कब आता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव तभी आता है अगर प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है, ठीक है। वैसे हर केस में या तो प्रॉमिसर करता है या उसका एजेंट करता है, लेकिन अगर प्रॉमिसर की परफॉर्मेंस करने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से पहले उसकी डेथ हो जाती है, तो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है वही उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करता है, अगर वो पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जैसे अगर फादर की डेथ हो गई तो उसका बेटा उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, इफ ए प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स टू बी फॉर ए सर्टेन प्राइस ऑन ए सर्टेन डेट, ए ने प्रॉमिस करा बी को कि वो गुड्स उसको डिलीवर करेगा किसी पर्टिकुलर डेट पे, लेकिन
डिलीवरी करने से पहले ही ए की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे जो ए का रिप्रेजेंटेटिव होगा, सपोज जैसे रिप्रेजेंटेटिव उसका बेटा, तो ही इज बाउंड बाय लॉ टू डिलीवर द गुड्स, तो वो ए की जगह पे वो गुड्स डिलीवर करेगा बी को, और बी की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो पेमेंट है वो ए के रिप्रेजेंटेटिव को करेगा। अब देखो यहाँ पे गुड्स की डिलीवरी है, ये पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो डिलीवरी तो कोई भी कर सकता है, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर लेगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे वॉइड हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब अगर ए ने बी के साथ पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट करा है कि ए बी को पेंट जो है कोई पेंटिंग बना के देगा, ठीक है, तो अगर ए की डेथ हो जाती है पेंटिंग बनाने से पहले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए का जो बेटा है वो पेंटिंग बना के बी को दे देगा, नहीं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का होता है तो वो वहीं पे खत्म हो जाता है, तो उसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव को परफॉर्म नहीं करना होता। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का नहीं है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होता है प्रॉमिसर का, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इज थर्ड पार्टी। कई बार क्या होता है, सेक्शन 41 के अंदर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, व्हेन ए प्रोमिसी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस फ्रॉम ए थर्ड पर्सन, ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड इन्फोर्स इट अगेंस्ट द प्रॉमिसर। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, जो प्रॉमिस थर्ड पर्सन होता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो उस केस में ये नहीं है कि जैसे अगर थर्ड पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दिया तो ये नहीं है कि प्रॉमिसी फिर से प्रॉमिसर के पास जाके बोलेगा कि तुम भी परफॉर्म करो, तो ऐसे नहीं है कि वो प्रॉमिसर के अगेंस्ट इन्फोर्स नहीं कर सकता। इसकी मैं सिंपल सी आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे ए ने बी से कोई पैसे लेने थे, ठीक है, तो बी ने कहा ऐसा करो, ए ने बी से सपोज 10,000 रुपीज लेने थे। बी ने कहा कि जो सी है, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ, ए और बी के बीच में। अब सी कौन है, वो थर्ड पार्टी है। बी ने कहा आप ऐसे करो, सी तुम्हें पैसे दे जाएगा मेरी जगह पे, तो ए ने जाके सी से पैसे ले लिए। ठीक है, सी जो है आया ए के पास और उसने 10,000 रुपीज ए को दे दिए। अब जो ए है, सी से पैसे लेने के बाद ऐसा नहीं है कि दोबारा बी के पास जाएगा कि तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करा तो तुम भी मुझे 10,000 दो, नहीं। अब एक बार उसने थर्ड पार्टी से परफॉर्मेंस ले ली तो वो दोबारा प्रॉमिसर से इन्फोर्स नहीं कर सकता, मतलब दोबारा प्रॉमिसर के पास नहीं मांग सकता। ठीक है, तो कई बार थर्ड पार्टी भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर देती है। नेक्स्ट इज जॉइंट प्रॉमिसर। अगर बहुत सारे प्रॉमिसर्स हैं मींस, ठीक है, तो फिर कौन परफॉर्म करेगा, ये सेक्शन 42 के अंडर आता है। व्हेन ऑल द प्रॉमिसर्स आर अलाइव, अगर सारे के सारे प्रॉमिसर्स जिंदा है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट को कौन परफॉर्म करेगा, सारे प्रॉमिसर्स मिलके जॉइंटली उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर किसी प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है तो उस केस में जिस प्रॉमिसर की डेथ हुई है उसका रिप्रेजेंटेटिव, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड प्रॉमिसर, डिसीज्ड का मतलब होता है, डिसीज मतलब जिसकी डेथ हो गई है, तो जिस प्रॉमिसर की डेथ हुई है उसका रिप्रेजेंटेटिव बाकी प्रॉमिसर्स के साथ मिलके कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा। अगर सारे ही प्रॉमिसर्स की डेथ हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से पहले, तो सभी प्रॉमिसर्स के लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलके उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। लेकिन वो तभी करेंगे अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का नहीं है, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है तो किसी की डेथ के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इज हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कौन कर सकता है। अब ये पॉइंट है कि परफॉर्मेंस को डिमांड कौन कर सकता है, कौन उसको कह सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो, तो ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। तो प्रॉमिसी कह सकता है प्रॉमिसर को कि भाई तुमने प्रॉमिस करा था, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो, या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर थर्ड पार्टी या जॉइंट प्रॉमिसेस बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। देखो, सबसे पहले है प्रॉमिसी। प्रॉमिसी कौन होता है, प्रॉमिसी इज द पर्सन टू होम अ पर्टिकुलर प्रॉमिस हैज बीन मेड। प्रॉमिसी वो इंसान होता है जिसको प्रॉमिस किया गया है। इन रियल सेंस, ए प्रॉमिसी इज द ओनली पर्सन हु कैन डिमांड द परफॉर्मेंस ऑफ दैट प्रॉमिस। रियल सेंस में, रियल में प्रॉमिसी ही एक ऐसा इंसान है जो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को डिमांड कर सकता है, क्योंकि उसी के साथ तो प्रॉमिस किया गया है ना, तो वही तो कहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो। ठीक है, नेक्स्ट इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर प्रॉमिसी की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिमांड कर सकता है परफॉर्मेंस की, भाई प्रॉमिसी की डेथ हो गई, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहेगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो, लेकिन सिर्फ तभी अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का नहीं है। अनलेस का मतलब यही है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का नहीं है, अगर पर्सनल नेचर का है तो वो वहीं पे खत्म हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से बताती हूँ मैं आपको। ए ने प्रॉमिस करा बी को कि वो उससे शादी करेगा, कब, एक स्पेसिफाइड डेट को, कि इस तारीख को वो ए से बी से शादी करेगा। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे ए कौन है, ए ने प्रॉमिस किया तो ए प्रॉमिसर है,
किसके साथ प्रॉमिस किया, बी के साथ, तो बी प्रॉमिसी है, ठीक है। तो बी की डेथ हो गई स्पेसिफाइड डेट से पहले ही, मतलब शादी की तारीख से पहले ही बी की डेथ हो गई। अब यहाँ पे बी का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तो बी का कोई भाई भी हो सकता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या बी की कोई बहन हो सकती है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो वो ये नहीं कह सकती, सपोज अगर बी की कोई बहन है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो वो ये नहीं कह सकती ए को कि मेरी बहन की तो डेथ हो गई है, मैं उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, अब तुमने मेरी बहन से शादी करनी थी, अब तुम मुझसे शादी करो। नो, क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, पर्सनल नेचर का है। तो पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट पर्सन की डेथ के साथ ही वॉइड हो जाता है, खत्म हो जाता है। हाँ, अगर ए ने प्रॉमिस किया होता है बी को कोई गुड्स डिलीवर करने के लिए, तो यहाँ पे जो बी की लीगल रिप्रेजेंटेटिव होती, वो ए से कह सकती है कि तुम गुड्स मुझे डिलीवर कर दो। तो यहाँ पे ये केस हो सकता है अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का नहीं है, लेकिन मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर, तो इस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे वॉइड हो जाता है। नेक्स्ट इज थर्ड पार्टी। इन सम ऑफ द एक्सेप्शनल केसेस, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे थर्ड पार्टी भी परफॉर्मेंस को डिमांड कर सकती है। मींस जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, थर्ड पार्टी कौन होती है, जिन मतलब ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो सी जो है वो थर्ड पार्टी होगी, ठीक है। तो वो भी कई बार परफॉर्मेंस डिमांड कर देती है। ये कब होता है? अब बेनिफिशियरी इन केस ऑफ ट्रस्ट, अगर एक ट्रस्ट क्रिएट किया गया है और दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो कि सी के फायदे के लिए है, तो सी यहाँ पे कौन है? बेनिफिशियरी, मतलब उसको फायदा होने वाला है, उसके लिए ए और बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट करा है। तो उस केस में अब जो सी है वो थर्ड पार्टी है, वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो ए के और बी के बीच में हुआ है। तो यहाँ पे सी जो है वो बेनिफिशियरी है, तो वो अपने फायदे के लिए जो है कई बार परफॉर्मेंस डिमांड कर सकती है। कौन? थर्ड पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट इज जॉइंट प्रोमिसेस। तो बिल्कुल वैसा ही वही वाला पॉइंट है, बस थोड़ा सा बस प्रोमिसर की जगह प्रोमिसी आ गया है। तो अगर पहले वाले में था कि प्रोमिसर बहुत ज्यादा थे और यहाँ पे ये है कि प्रोमिसेस बहुत ज्यादा है, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म होगा? अगर तो देखो सारे प्रोमिसेस अलाइव हैं, सारे प्रोमिसेस जिंदा है। इन दिस केस वेयर ऑल द प्रोमिसेस आर अलाइव, ऑल द प्रोमिसेस कैन जॉइंटली डिमांड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर सारे ही जिंदा है प्रोमिसेस, तो सारे के सारे प्रोमिसर से इकट्ठे डिमांड कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो। अगर किसी प्रोमिसी की डेथ हो जाती है, तो जिस प्रोमिसी की डेथ हुई है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव विद द सर्वाइविंग मतलब जो बचे हुए प्रोमिसेस हैं, बचे हुए प्रोमिसेस के साथ मिलके परफॉर्मेंस को जो है वो डिमांड कर सकता है। किससे डिमांड कर सकता है? प्रोमिसर से। इन केस ऑफ डेथ ऑफ ऑल द प्रोमिसेस, अगर सारे ही प्रोमिसेस की डेथ हो जाती है, तो सारे प्रोमिसेस के लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलके जाके प्रोमिसर से कह सकते हैं, मतलब परफॉर्मेंस को डिमांड कर सकते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो। ओके, सो आई होप आपको आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इनकेस अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू।